वीडियो को आराम से पॉज कर करके अब हर एक एक बात को समझ कर और साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स आपके फाइनल एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब जो केमिकल इक्वेशन है ये कितने तरीके का होता है, तो केमिकल इक्वेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। या आप जैसे यहाँ की देख पा रहे हैं, आपको यहाँ बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और सेकंड पार्ट को हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है उस बात को समझते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास लिया हुआ Zn, क्या लिया हुआ Zn मतलब जिंक, और यहाँ पे लिया हुआ है H2SO4 मतलब यहाँ पे लिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का रिएक्शन करवा रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, दूसरे साइड जो प्रोडक्ट है जब रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। बात समझ में आ गया, चलो ठीक। अब जो कहना चल रहा है बैलेंस इक्वेशन का मतलब, हम यहाँ पे जिंक लिए हैं तो कितना लिए हैं, तो 1 एटम। जिंक का कितना एटम लिया गया है, 1 एटम। लेफ्ट साइड में जिंक का 1 एटम है, तो राइट साइड में भी हमारे पास जिंक का कितना एटम होना चाहिए, 1 एटम। तो यहाँ भी आपके पास क्या है, जिंक कितना है, 1 एटम है। ठीक है ना, कितना एटम है यहाँ पे, जिंक का कितना एटम है, 1 एटम। यहाँ पे देखिए क्या है, Zn। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे साइड में हाइड्रोजन कितना है आपके पास। ठीक है, लेफ्ट साइड में इक्वेशन के लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर भी आपके पास राइट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, 2। मतलब इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे सल्फर के कितने एटम है, 1 सल्फर। यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो जो भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट के साइड में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस का, उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होना चाहिए राइट साइड में, अर्थात प्रोडक्ट के साइड में। तब इसको हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर मेरे साथ बोलेंगे, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट साइड में, LHS साइड में जो रिएक्टेंट हमने लिया, तो रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस लिया, जो भी एलिमेंट लिया, उनके एटम्स का नंबर प्रोडक्ट साइड में, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम उतना ही होना चाहिए। जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गया। इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पे देखिए जिंक दोनों तरफ 1 1, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 2, सल्फेट दोनों तरफ क्या है 1 1, या तो सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। बात समझ लिए, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाम से ही पता है अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब क्या है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट का होगा वो डिफरेंट होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। फिर भी if the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of atom of each element in product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. ठीक है, not unbalanced chemical equation is also known as a skeleton equation. सुनो, हमने पहली बात किया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिधर number of atoms present in reactant side is not equal to number of atom of an element present in product side। जब ये काम नहीं होता, दोनों साइड इक्वल नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक दूसरा नाम है जिसको बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल इक्वेशन। यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जांपल आपके साथ में यहाँ दिया हुआ है।
यहाँ पे दिखाया गया आयरन और यहाँ पे दिखाया गया वाटर और इधर बनाया हुआ क्या, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, जिसको हम आयरन को कभी कभी फेरस, बुक में लिखा हुआ आयरन को क्या बोलते हैं, फेरस, इसलिए आयरन के लिए सिंबल क्या है, Fe। तो यहाँ पे क्या है, आयरन अर्थात फेरस, इधर क्या है, वाटर H2O और इधर क्या बना, फेरस ऑक्साइड या तो आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। अब समझेंगे, इधर यहाँ पे आपके पास आयरन कितने हैं, 1, कितने हैं 1, यहाँ पे आयरन के एटम्स कितने हैं, तो कहोगे 3, कितने हैं 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, इनके एटम्स 4 है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, इधर लेफ्ट साइड में 1 है तो राइट साइड में कितने हैं 4 है, इधर हाइड्रोजन आपके पास आयरन लेफ्ट साइड में कितने हैं 1 है, इधर आयरन आपके पास राइट साइड में कितना है 3 है, तो इसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या तो स्केलेटल इक्वेशन, क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। यहां तक क्लियर है बात को, यहां तक क्लियर है, अभी आराम से वीडियो को देखो, हम जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम बैलेंस करने सीखेंगे और बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन बातों को समझेंगे, नीड ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, बैलेंस इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को जान पढ़ेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस कभी पूछा जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के समय ना तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स का हम निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही एटम का डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर बात को, तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि रिएक्टेंट आपके पास, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं उतने ही रहेंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट में। और ये बात को कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब कहा जाएगा कि भाई आपको मान लो आपके पास हमने क्या करा, जैसे आपने बोला कि ठीक है सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपके पास 2, ऑक्सीजन क्या लिखोगे O2 और वाटर क्या बन गया यहाँ पे H2O, क्या बन गया H2O। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने एटम्स था, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन कितने एटम था 2, और आपने इधर देखो जो प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन कितना मिला 2 एटम, बट ऑक्सीजन कितना मिला 1 मिला। तो एक क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस, बैलेंस है या अनबैलेंस, तो कहोगे सर ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा साथ साथ में। समझ में आ गया बात को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल रूल्स को फॉलो करेंगे। वो कैसे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 × 1 2 हो गया, बट हाइड्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, अलग से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन 2 2 जा कितना 4, इधर हाइड्रोजन 2 2 जा कितना 4, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना 2। तो अब ये क्या बन गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। और इससे हमें समझ में आ गया भाई हमने शुरुआत में हाइड्रोजन के 4 एटम लिया था और ऑक्सीजन के 2 एटम लिया था, फिर हमें जो वाटर मिला H2O मिला तो उसके आगे हमने 2 लगा दिया। तो यहाँ भी अभी जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास 4 और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 2 हैं। तो ये कैसा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आया, इससे क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कोई भी एलिमेंट का एटम केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो ना उसको अपने से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ना ही उसको घटा सकते हैं। कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बात क्लियर है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। अब समझेंगे हम लोग क्या
कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? पहले करेंगे चेक। पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो एक एक बात को ध्यान देंगे कि कैसे हम इसको बैलेंस है या नहीं उसको पहले चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बात को समझते चलेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ द हीट एंड ट्रायल मेथड। कैसे करेंगे हम लोग? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड में। इसी को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मास बैलेंसिंग मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ ट्रायल मेथड क्या बोलेंगे? मास बैलेंसिंग मेथड। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे थे ना, जिसको बोलेंगे मास बैलेंसिंग मेथड। मास को इक्वल कर लेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, दोनों को हम लोग जाके क्या कर लेंगे? देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले समझते हैं आपसे, वही इक्वेशन है आपके पास। क्या इक्वेशन है? यहाँ पे आपके पास लिया गया क्या? यहाँ पे फिर से आयरन, आयरन मींस फेरस, इसके लिए Fe यूज किया। फिर हमने लिया यहाँ पे वाटर, क्या लिया? वाटर लिया। क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड, या तो क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन, क्या मिला? हाइड्रोजन। अब समझते हैं, हम लिखेंगे इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है ना, कॉलम में हम देखेंगे एलिमेंट, हमने पहला एलिमेंट हमने आयरन लिया, ओके। फिर हमने हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखेंगे कि जो हमने हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन लिया, उनका नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड में कितना है। तो LHS साइड में आयरन कितना है? तो 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ये बात लिख लिया। अब चलते हैं कहाँ पे? राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में तो वही होगा ना जो रिएक्टेंट में होगा। आयरन, आयरन इधर भी है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो आयरन है वो कितना है? 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन में कितना है? 2। ऑक्सीजन में कितना है? 4। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन 1 है और इधर कितना है? राइट साइड में 3। नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना है? LHS साइड में 2। इधर भी क्या है? 2। वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड और रिएक्टेंट साइड कितना? 1 और इधर कितना? 4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आयरन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है LHS साइड में, RHS साइड में, और ऑक्सीजन का वो बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जब भी आपको पूछेगा कि चेक द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, तो आप क्या करेंगे? इस तरह का टेबल बनाएंगे और टेबल बना के अब दिखाएंगे कि LHS साइड में जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, यदि बैलेंस है तो बैलेंस बताओगे, इक्वल नहीं है दोनों तरफ तो बोलोगे अनबैलेंस। क्या बोलोगे? अनबैलेंस। पहला स्टेप्स ये है कि हम पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे? एलिमेंट इधर दिखेंगे, LHS साइड में उनके कितने नंबर है वो लिखेंगे, और HS साइड में कितने एलिमेंट्स का नंबर है वो लिखेंगे। दोनों साइड में जिस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइड में 2-2 है, इस तरह यहाँ पे 1-1 या 3-3 हो जाता, या 4-4 दोनों साइड हो जाता, 1-1 हो जाता, इक्वल हो जाता, तो बैलेंस कहेंगे। अदरवाइज क्या लिखेंगे? अनबैलेंस। क्या लिखेंगे? अनबैलेंस। तो हम क्या करेंगे? अब ये अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। और आपके एग्जाम में 3 से 4 इक्वेशन होंगे बैलेंस करने के लिए। कितने होंगे? 3 से 4 इक्वेशन होंगे। हो सकता है 3 नंबर में दे दे, एक नंबर के 3, या तो आपके पास 5 इक्वेशन दे दे 5 नंबर में बैलेंस करने के लिए। समझ में आ गया? तो जो आयरन और हमने वाटर लिया और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिला, इस इक्वेशन को बैलेंस करके आपको समझाएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि बैलेंस है या नहीं, इसको चेक किया। फिर हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आपने वही चीजें हमने दोबारा इस चीज को लिखा। ठीक है, दोबारा हमने लिखा और ये टेबल लिखा। टेबल में आपने देखा LHS साइड में कितने हैं, RHS साइड में कितने हैं, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे कुछ यहाँ पे बॉक्सेस छूट गए, तो आप क्या करोगे? इक्वेशन लिख लोगे। इक्वेशन लिखने के बाद
आप क्या करो, जितने सारे हैं उनको बक्से में बंद कर दोगे। क्या करोगे, बक्से में बंद कर देंगे। लो भाई, ये बक्से में हमने बंद कर दिया। क्यों किया बक्से में बंद? बक्से में इसलिए बंद किया क्योंकि जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, उन नंबर ऑफ एटम के साथ में कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपको कहा जाए वाटर क्या होता है, H2O, और आपने इसको बक्से के अंदर में बंद नहीं किया और बैलेंस करने की कोशिश किया, और शायद ये बक्से के अंदर में आपने क्या लिख दिया, HO2 लिख दिया, लिखा गया, आपसे गलती हो गई, ये कहानी क्या हो जाएगी, पूरा कहानी खत्म, पूरा कहानी खत्म। इस वजह से पहले जो भी स्केलेटल इक्वेशन दिया रहेगा, उन स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, उस स्केलेटल इक्वेशन को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पहले से जो फॉर्मूला या एलिमेंट लिखा होगा उसको बक्से के अंदर में बंद कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, एलिमेंट एलएचएस साइड में और आरएचएस में उनके एटम्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे फिर से टेबल में, और टेबल में क्या करेंगे, जो भी ऑड नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 1 और 3 ऑड नंबर है, उन ऑड नंबर को सबसे पहले या तो ऑड नंबर, और दूसरा हिट एंड ट्रायल में देखा जाता है ऑड नंबर, और देखा जाता है क्या, जहां पे नंबर ऑफ डिफरेंस ज्यादा हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना, इधर 1 है इधर 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 और इधर कितना है 3, तो हम जहां पे डिफरेंस ज्यादा हो और साथ में ऑड नंबर हो, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मतलब यहाँ आरएचएस साइड में ऑक्सीजन 3 और एलएचएस साइड में ऑक्सीजन 1, तो हम यहाँ पे 3 है तो इधर भी क्या कर लेंगे, 3 बना लेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां भी ऑक्सीजन होगा लेफ्ट साइड में उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहेंगे जो हमने बक्से बनाया था उसके आगे यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, 3 लगा दिया। क्या लगा दिया, 3। मेन इक्वेशन तो ये था, हम बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे क्या लगाया गया, 3 लगाया गया। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 3, और आरएचएस साइड में भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएचएस साइड में पहले से 3 है तो 3 हो गया। अब 3 होने से हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना है, 2 ही था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 2 है तो हम यहाँ पे करेंगे 6, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, मतलब ऑक्सीजन 3 क्लियर, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ भी 3 2 जा 6, दो चीजें क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है आयरन। आयरन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो जहां भी इधर आयरन था यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 2, तो 2Fe 3H2O एरो Fe2O3 प्लस में 3H2O, क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया लेफ्ट साइड में 6, इधर भी क्या हो गया 6, यहाँ पे आयरन कितना हो गया 2, यहाँ पे आयरन कितना हो गया 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और लिख देंगे दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। आपके एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, उनको क्या करना, बैलेंस करना है। बैलेंस कीजिए, खुद से होमवर्क कीजिए। बैलेंस नहीं तो समझ में आता है तो वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि भैया सिर्फ बैलेंस पे 5-10 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपके मिड टर्म में एग्जाम होता है तो मिड टर्म में और फाइनल में तो आपको आएगा ही आएगा, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया बैलेंस करके फिर से और इक्वेशन बैलेंस करके दिखाइए। हम यहाँ पे वीडियो में आपको ज्यादा समय नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको और सीखना है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट करके बताएं कि भैया और बैलेंस करके आप बता दें, या तो भैया बैलेंस करने के लिए कुछ क्वेश्चन हमें दे दें, तो उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद
अब इक्वेशन को और अच्छे से फॉर्मेटिव बनाना है। क्या करना है? और अच्छे से फॉर्मेटिव बनाना है। फॉर्मेटिव का मतलब और इक्वेशन के बारे में जानकारी देना है, और इक्वेशन के बारे में क्या करना है? नॉलेज देना है। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे बताया गया है वही बातें हैं कि जो जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनका फिजिकल स्टेट को मेंशन करना ना भूलें। मतलब आपके पास मान लो कोई गैस है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? गैस। आपके लिए लिक्विड है तो क्या यूज करोगे? एल। यहाँ पे सॉलिड है तो क्या यूज करोगे? एस। और साथ में एक्वस है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? एक्वस। क्या यूज करोगे? एक्वस यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आयरन। आयरन क्या था? पहले तो बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? सॉलिड एस लगाया, यहाँ पे जी लगाया, यहाँ पे फिर एस लगाया, यहाँ पे जी लगाया। इनका क्या दिखा गया? फिजिकल स्टेट को दिखाया गया। क्या दिखाया गया? फिजिकल स्टेट को दिखाया गया है। और साथ में आपके पास क्या है? मान लो आपको रिएक्शन करवाने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। किसको जरूरत पड़ता है? टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को कहाँ पे मेंशन करेंगे? तो टेम्परेचर को हम मेंशन करते हैं एरो हेड के ऊपर या तो नीचे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या? 340 ATM, मतलब 340 हमें प्रेशर की जरूरत पड़ा, ATM की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़ा। तो जो भी प्रेशर को, टेम्परेचर को हमको मेंशन करना है तो वो मेंशन करेंगे कहाँ पे? एरो हेड के ऊपर। कहाँ मेंशन करेंगे? एरो हेड के ऊपर। जैसे आपके पास यहाँ पे सनलाइट दिखाना है, हमें टेम्परेचर दिखाना है, तो भैया फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट। तो हमने सनलाइट को कहाँ दिखाएंगे? एरो हेड के ऊपर। और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो बाकी चीजों को दिखाना है तो क्या करेंगे? सनलाइट, क्लोरोफिल, प्रेशर, या तो कभी कभी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम जो एलिमेंट का या हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसको कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता है, लेकिन उस रिएक्शन का रेट जो होता है, होने का जो रेट होता है उसको क्या करता है? फास्ट कर देता है। तो कैटलिस्ट मेंशन करना हो, टेम्परेचर मेंशन करना हो, प्रेशर मेंशन करना हो, तो उन सभी चीजों को कहां पे मेंशन करेंगे हम? एरो हेड के ऊपर। और साथ में जो उनका जो गैसेस हैं, उन गैसेस का, उन लिक्विड का, सॉलिड है, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? उनका फिजिकल स्टेट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, GL, एक्वस, और सॉलिड के लिए एस यूज करेंगे। बात क्लियर? यहाँ पे क्लियर है? इससे क्या होगा? आपका जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ज्यादा फॉर्मेटिव होगा, ज्यादा नॉलेजेबल होगा, और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, या तो प्रेशर की जरूरत पड़ती है, या कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, या तो जो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है उन रिएक्टर का फिजिकल स्टेट क्या है, जो प्रोडक्ट बना उसका प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड रूप में मिला आपको, लिक्विड रूप में मिला है, या गैस के रूप में मिला है। बात क्लियर है यहाँ तक? बात क्लियर है यहाँ पे तक? देखो अब बात आता है, जब यहां तक बात क्लियर हो गया है तो बात आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी बात आती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपको 10th में CBSE के द्वारा बताया गया है कि क्या पढ़ना, कितने टाइप्स पढ़ने हैं, बस उतने टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग 11th में और पढ़ना है तो 11th पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लास 10th के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्या? पहला आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपके पास क्या पढ़ना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या करना है? कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, और उससे क्या मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। फिर क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब एक रिएक्टेंट है और उसको हम डिकम्पोज करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, और तोड़ने पे मोर देन 2 प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां भी देखेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा, वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे। फिर बात लास्ट में देखेंगे
रिडॉक्स रिएक्शन। क्या देखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर हमारा ये चैप्टर में रिएक्शन के टाइप्स क्या होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो शुरू करें। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, कंटिन्यू करें। चलो आगे देखते हैं। बात आता है यहाँ पे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछेगा बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जैसा कि आपने नाम से पता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। कंबाइन का मतलब जोड़ना। यहाँ पे लिखा है दीज आर द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। हमने जो लैंग्वेज यहाँ पे लिया बहुत आसान लैंग्वेज, अच्छा मतलब एकदम आप उस लैंग्वेज को एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी आपको स्कोर करना है तो आप डेफिनेशन दीजिए, और डेफिनेशन में लिखा रहता है कि स्टूडेंट आंसर देयर, स्टूडेंट कैन आंसर इन देयर ओन वर्ड, मतलब अपने शब्दों में आप आंसर दें। तो बहुत ज्यादा आप डिफिकल्ट वर्ड का चयन ना करें, ठीक है ना, उससे एग्जामिनर को भी ना समझ में आएगा, फिर आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे क्या है? दीज आर द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी बात और बताता हूं कि जब भी केमिस्ट्री में कोई भी डेफिनेशन लिखें तो उसके लिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना एग्जाम्पल के डेफिनेशन में फुल मार्क्स आपको नहीं मिल सकता है। अब बोलोगे भैया आपको, मेरे को ये फॉर्मूले याद नहीं होते, तो फॉर्मूले नहीं याद होते कोई बात नहीं है। उनके लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? ए कोई रिएक्टेंट ले लिया, दूसरा रिएक्टेंट बी ले लिया, और रिएक्टेंट ए और बी मिलकर क्या बना दिया? ए बी बना दिया। तो हमको जरूरी थोड़ी ना है कि हम आपने कोई एलिमेंट लिया उनका फॉर्मूला नहीं लिखे, आप कम से कम रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दें और साथ में क्या करें? ये वाली बात भी लिख देंगे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते और अच्छा होगा कि आप क्या करें? आप कोई एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ लें और अच्छे से लिख दें। कोई बड़ी बात नहीं होती है, अब एक दो बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ वाटर टू ए क्विक लाइम। हमने क्या करा? एक क्विक लाइम लिया। क्विक लाइम बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं, है ना, चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में इसमें हमने क्या करा? वाटर ऐड किया। क्या किया? वाटर ऐड किया। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं? दो। कौन कौन? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। क्या है? वाटर। ये दोनों को हमने क्या करवा रहे हैं? कंबाइन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कंबाइन। यहाँ पे क्या मिल गया आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। बात समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूं ना, आप कॉपी में उस बात को लिखें, इनके नाम, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर combined to form calcium hydroxide. So this is an example of combination reaction. क्या है? combination reaction. बच्चे यहाँ पे आपको हीट भी मिलेगा, ठीक है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। बस इतना आप समझो। अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक हम समझे कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, देन फॉर्म इट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में हम देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। कोल में क्या पाया जाता है? कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। कैसा होता है? सॉलिड। और बर्न करेगा किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। O2 तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या देगा? हीट देगा। क्या देगा? हीट देगा। तो बोला कि इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। बट मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेन प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है ना, आप समझेंगे। फिर आगे क्या है? थर्ड में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर फॉर्म कर रहे हैं कैसे? हाइड्रोजन हमने लिया, ऑक्सीजन लिया, दो रिएक्टेंट मिल गया, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सभी क्या है आपके पास? एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इन एग्जाम्पल में से आप कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में एक दो दे सकते हो। बात समझ में आ गया? जिस तरह का क्वेश्चन का वेटेज रहेगा उस तरह से आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, अपनी बातों को वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन आपके साथ क्या है भाई?
नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या मैंने बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक डाउन। क्या करेंगे, ब्रेक, टू ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए क्या है, these are the reaction in which a single substance breaks down into two or more substances। मतलब यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, और आपको इसे ब्रेक करके आपको मिलने वाला है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। जब इस तरह का रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे हम लोग एक जनरल फॉर्मेशन में कैसे बताएंगे, जैसे ए बी क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट है और इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी। तो आपको दो प्रोडक्ट मिला, क्या क्या मिला, ए और बी। तो इससे दिखा के हम कॉमन एग्जांपल के साथ इसको समझा सकते हैं, किसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इफेक्टेड बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपने आप डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं, अपने आप डिकम्पोजिशन होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हीट चाहिए। जब भी हम कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट के द्वारा डिकम्पोज करेंगे तो हम क्या उसको बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। मतलब कोई रिएक्टेंट है उसको डिकम्पोज करना है, तो अपने आप डिकम्पोज तो होगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, हीट के द्वारा डिकम्पोज करोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। कौन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे। जब भी इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करोगे इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपको सुविधा हो पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू द रिएक्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड नंबर है लाइट। कुछ रिएक्शन होता है कि लाइट में, सनलाइट में आप रख दोगे, सनलाइट जैसे ही फॉल होगा वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस। क्या बोलेंगे, फोटो का मतलब लाइट। लाइट के द्वारा होने वाले, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, बहुत रिएक्टिव होता है, थोड़ा सा भी सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट टूटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे क्या क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट आपके पास फोटोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लियर है बात को। तो वन बाय वन एग्जांपल के साथ में हम लोग देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। किसको देखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, कि डायरेक्ट हम हीट देंगे और डायरेक्ट हीट देने के बाद हमारा जो एक रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा, बदल जाएगा, तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट, जिसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो। आयरन सल्फेट का कलर यहाँ पे दिखाया गया कैसा है, ग्रीन कलर। हमने बोला था ना कि केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट भी चेंज हो सकता है और कलर भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके साथ में यहाँ दिखाया गया कि ये है आपके पास आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट को हम हीट के द्वारा, हीट से तोड़ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, रेड कलर में होता है। साथ में SO2 क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, SO3 मिलेगा। मतलब आपके पास आयरन सल्फेट को आपको तोड़ा, आयरन सल्फेट से आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगा। तो प्रोडक्ट एक आपके पास रिएक्टेंट है, हीट से आपने तोड़ दिया इसे, और आपको कितने प्रोडक्ट मिला, 1, 2 और 3। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे हुआ है, तो हीट से हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर बात को। यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को भी हम तोड़ेंगे, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट। इसको भी क्या करेंगे हम, जो भी हीट वगैरह मेंशन करना होता है, हीट देंगे, कहाँ पे देंगे, एरो हेड के ऊपर मेंशन करेंगे, और लेड नाइट्रेट भी टूटेगा। आपको दिखाया गया था ना, लेड नाइट्रेट का पिक्चर्स दिखाया था कि लेड नाइट्रेट में लेड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। आपको ये तीन चीजें मिलेगा कहाँ पे, लेड नाइट्रेट को, जब हम हीट से ब्रेक डाउन करेंगे तो। क्लियर है बात को। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये दिखाया भी गया है आपके पास,
डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, है ना। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या है, एक बर्नर फ्यूल लिया, लेड नाइट्रेट को हमने लिया और उसको क्या किया, डायरेक्ट हीट दे रहे हैं, बर्नर फ्यूल से हीट जलाया और यहाँ पे हीट मिला उसको, किसको, लेड नाइट्रेट को। लेड नाइट्रेट क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ से जब इसको हीट मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपके, टूट जाएगा, कौन सा, लेड ऑक्साइड में, साथ में किस में टूटा था, नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर किस में टूटा था आपके पास, ऑक्सीजन में। कितने में, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो लेड नाइट्रेट को यहाँ दिखाया गया डायग्राम के द्वारा, ज्यादा समझ सकते हैं इससे, ठीक है ना, क्लियर बात को। नेक्स्ट आपके पास डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, किसके द्वारा है, डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से कैसे पास करेंगे, डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। ये किसके एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं, किसका, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वाटर का। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे वाटर है, वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेंगे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर कैन बी ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर बात को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन द रेशियो 2:1, मतलब जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये पूछता है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे उसमें जो हाइड्रोजन गैस और आपके पास ऑक्सीजन गैस जो मिलेगा वो वॉल्यूम वाइज, तो किसने वॉल्यूम, तो आप यहाँ बताओगे कि सर यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा वो क्या होगा, 2:1, मतलब 2 हिस्सा मिलेगा आपको क्या, हाइड्रोजन गैस, तो 1 हिस्सा आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम से, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक वोल्टामीटर लिया, एक बर्तन लिया जिसमें हमने क्या करा, उस पोर्ट में वाटर डाला, वाटर में हम एनोड और कैथोड डाल दिए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, ठीक है ना, एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कैथोड को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पे आपको पता है कि वाटर में क्या होते हैं, आयन होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और पास करेगा तो वाटर जो होंगे, वाटर का पार्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा आपके पास, डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे कौन सा डिपॉजिट होगा, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बात को, समझ रहे हैं बात को। चलो इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। और डिकम्पोजिशन बाय लाइट का मतलब होता है, आप रूम लाइट भी ले सकते हो और सनलाइट भी ले सकते हो। तो लाइट कोई भी तरह का लाइट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फोटोलिसिस, क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था कि सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को आप कहीं छोड़ देते हो तो सनलाइट जैसे ही फॉल होता है उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाता है, सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का होता है ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और सिल्वर कैसे कलर का होता है, ग्रे। तो आपको पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का जब उसके ऊपर सनलाइट फॉल करवाएंगे तो सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, तो ग्रे हो जाएगा। और क्लोरीन आपका क्या है, गैस। तो आपने देखा यहाँ पे आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट सनलाइट फॉल होने पे 2 प्रोडक्ट में टूट गया। तो ये क्या है, सनलाइट की वजह से होने वाले डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस, क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। आप एक एग्जांपल और समझ सकते हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वहां भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास CO2 है, कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स, और आपके पास क्या है, वाटर कितना है, 6 मॉलिक्यूल। सनलाइट फॉल किया तो क्या बन गया, C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च, क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, लिबरेट होगा, और वही ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो प्लांट में कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे होता है, लीफ में। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक तरह के क्या है आपके पास, फोटो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका, CO2 का हो रहा है।
तो ये तरह से क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होता है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे समझे, इसको डायग्राम से समझे, पिक्चर से समझे। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपने सिल्वर क्लोराइड, पहले आपने क्या दिया एग्जांपल लिया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड हमने चाइना डिश लिया, उसमें थोड़ा सा भी खिड़की से उधर देख रहे हो सनलाइट आया, सनलाइट आने के बाद ये सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक डाउन होगा, मेरे साथ रिपीट करें, किस में ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर क्लोराइड किस में टूटेगा, सिल्वर में, और किस में टूटेगा, क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, व्हाइट कलर का, और सिल्वर आपको मिल रहा है कैसा, ग्रीन कलर का। बात समझ में आ गया? यहाँ पे दूसरे पिक्चर्स में आपको दिखाया गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हैं, नीचे से क्या जा रहा है, रूट से क्या जा रहा है, वाटर, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से। सनलाइट आ रहा है, सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट को जो पत्तों में, लीफ में क्लोरोफिल होता है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ये भी क्या है, फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आया? थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आया कि नहीं आया?